सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम लगभग 17 से 22 जुलाई तक चलना है और आपके पास लगभग 6 से लेकर मैं 16 तक का टाइम ले रहा हूँ। लगभग 11 दिन शेष हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन 11 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले आपने जो पढ़ा है उसी पर का रिवीजन करें और कुछ भी नया नहीं पढ़ें। क्या होता है कि इस दौरान आपको मार्केट में कुछ नए नए शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, कुछ नए नए मटेरियल मिलते हैं, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और जो आपने पढ़ा है, आपने जो भी नोट्स रखे हैं उस पर भरोसा रखें और केवल वही चीज़ पढ़ें, क्योंकि नए जो आप नोट्स पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे कभी भी। जो आपने पढ़े उस पर फोकस रखें। अगले 11 दिन में क्या क्या करना है उसे तैयार कर लें और इफ़ेक्टिव प्लानिंग करें। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 11 दिन आपके पास बचे हैं तो उसको पेपर वाइज आप डिवाइड कर लें कि मैं 2 दिन इथिक्स पढ़ूंगा और 1 दिन हिंदी पढ़ूंगा और 3 दिन को पेपर सेकंड को पढ़ूंगा और लास्ट के लगभग 3 या 4 दिन जैसी भी आपकी मतलब स्ट्रेटजी हो। मैं लगभग 4 दिन पढ़ता था पेपर फर्स्ट को और उसके पहले पेपर थर्ड को 1 दिन टाइम ज़रूर देता था और लास्ट में 1 दिन हिंदी इथिक्स के लिए आप अपना टाइम रखिए। और इस हिसाब से आप अपने रणनीति के हिसाब से कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा समस्या आती है उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ले। और अपनी बिल्कुल एक आपके ब्लैंक शीट में आपकी दीवार के पास चिपकी होनी चाहिए कि आपको 9 तारीख को इस टाइम पे क्या पढ़ना है, 10 तारीख को इस टाइम पे क्या पढ़ना है और उसका आप इफ़ेक्टिव तरीके से रिवीजन करें जो चीज़ आपने प्लान करी है। फिर अपनी कमियों के बजाय मजबूती पर ध्यान दें। जैसे ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब समझ में आती है पेपर थर्ड को लेकर कि पेपर थर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे मतलब पूरा मतलब एक मेंस देने वाला पूरा जो स्टूडेंट का मतलब ग्रुप है वो पेपर थर्ड की फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जबकि मैथ्स में जो अगर आप फोकस कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर नंबर मिल सकते हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का आप समय नहीं है। जो आपने कर लिया तो वो कर लिया। अब अपनी मजबूती जैसे मैथ्स है या कि जियोलॉजी है, आयुष वाली यूनिट है, टेक्नोलॉजी यूनिट है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। और पेपर थर्ड से बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। हर विषय में आपको क्या क्या मतलब इनरिच करके आना है वो चीज़ का मतलब 2-2 पेज का एक रफ मटेरियल आपके पास तैयार रहना चाहिए। जैसे इतिहास में आप क्या नया कर सकते हैं। जैसे इतिहास में सभी की कॉपियाँ लगभग एक जैसी हो जाती हैं, सभी से क्वेश्चन हर क्वेश्चन आता है जो मेंस व्यक्ति लिखता है। तो आप उसमें इतिहास में जैसे मैंने मैपिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा किया था, तो आप हिस्ट्री में भी मैप यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया अकबर पर तो अकबर का एक मतलब क्षेत्र जहाँ जहाँ तक रहा है तो आप मैपिंग का यूज़ करके वहाँ बता सकते हैं। रियासतों के क्वेश्चन आए कि गोंडवाना रियासत या कि बुंदेलखंड रियासत, तो आप मैप से उसको शो कर सकते हैं। इससे होगा कुछ नहीं लेकिन आपकी कॉपी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर बन पाएगी। तो हिस्ट्री वाला पार्ट ये हो गया। ऐसे वाटर मैनेजमेंट वाले पार्ट में कुछ केस स्टडी और डेटा का यूज, नए नए स्कीम्स का यूज आप कर सकते हैं। उससे आपके आंसर बिल्कुल डायनामिक बनेंगे और दूसरे जो और बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनसे कुछ न कुछ आपकी कॉपी अलग होगी जो आपको कुछ अतिरिक्त अंक दिलाने में मदद कर सकती है। इसी प्रकार पेपर सेकंड तो पूरा मतलब गेम करंट अफेयर्स और डेटा और स्कीम्स का है। आप कोई भी टॉपिक लिखें, जैसे आप वृद्धजन संबंधी मुद्दे लिख रहे हैं या कि बालिका संबंधी मुद्दे लिख रहे हैं तो उसको आप जैसे कोविड एक लैंडमार्क मतलब बन चुका है 2020 के बाद से, हर चीज़ में कोविड का इफेक्ट है, तो आप उसको कोविड-19 से आप उसको जोड़ सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त नंबर पाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे एक एजुकेशन वाला टॉपिक है उसको भी आप कोविड से रिलेट करिए। एनजीओ वाले टॉपिक या सज्जी वाले टॉपिक की कोविड में इन सबकी क्या भूमिका रही है या कि क्या कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। दूसरा, डेटा सीट आपके पास पेपर सेकंड के लिए होनी ही चाहिए कि एजुकेशन में सकल नामांकन दर कितनी है, ड्रॉप आउट रेट क्या है और ऐसे हर चीज़ में एक स्कीम और डेटा ये रहे। पेपर थर्ड में मैथ्स आप जब फाइनल दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैथ्स वगैरह के पूरे फार्मूले जैसे 10-12 चैप्टर हैं उनके फार्मूले अपने पास तैयार रखिए। और एक बार जैसे माध्यमिका बोला कि ये फिक्स होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो 10th के एनसीईआरटीज़ का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको एक सरल विधि, जैसे एक शॉर्ट मेथड होती है और एक लॉन्ग मेथड होती है। तो शॉर्ट मेथड में आप यूज़ कर सकते हैं पग विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड, और उसका यूज़ करेंगे तो डाटा बहुत ज़्यादा आपको लेंदी नहीं होगा और कटने में आसानी जाएगी और आंसर बहुत ईजिली आएगा। मैथ्स को करने के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलता है, 15 मिनट पहले एग्ज़ाम में पेपर मिल जाता है, तो उस दौरान आप जैसे अपना फिलअप वगैरह करके
कुछ टाइम 5 मिनट पहले आप निकाल के पीछे अपनी कॉपी के पीछे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ इसमें कौन कौन सा डाटा आएगा, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आएंगे, उसका आंसर पहले निकाल लीजिए। फिर इसके बाद अपनी जो मैथ्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हल करना है। मैथ्स हल करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए कि पैनिक नहीं होना है, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैथ्स को अटेम्प्ट सबसे पहले करना है, जिसलिए आपको एक चीज़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे, तो पेपर थर्ड का बाकी पोर्शन कैसा भी आए आपके नंबर कटने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इथिक्स में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इथिक्स में अभी अपने पास कुछ एग्जांपल जैसे संवेदना, करुणा, समानुभूति, इन सब के आप करंट लाइफ से एग्जांपल जैसे कुछ लोगों को जिनको पद्मश्री मिला तो उनके जीवन से आप मतलब देख सकते हैं, और कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं उनके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं अतिरिक्त अंक मिलने में मतलब आसानी रहती है। और जब अपने आंसर की एंडिंग करें आप इथिक्स में तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि 20 नंबर में बहुत ज़्यादा लिखने का स्कोप आपको होता नहीं है। और 20 नंबर के लिए अपने निष्कर्ष पर जरूर ध्यान दें, उसमें कीवर्ड का यूज जरूर करें, जैसे सुशासन से समृद्धि, अमृतकाल, न्यू इंडिया, इस टाइप के कार्ड, प्रस्तावना का दर्शन, इनको एंडिंग अपने संविधान से और या कि जो मंत्राज होते हैं उनसे आप एंडिंग करें, जो डीपीएसपी के उद्देश्य होते हैं उनसे एंडिंग करेंगे तो कुछ अच्छा इंप्रेशन जाएगा। भ्रष्टाचार के लिए एक टॉपिक है, उसमें करंट का सिनारियो जरूर डालिएगा। आप अभी भी आप ये काम कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार में क्या इन्वेस्टमेंट डालना है। केवल 5 मिनट की मोदी जी की स्पीच आप सुन लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मटेरियल मिल ही जाएगा, तो वो काम हो सकता है। और भ्रष्टाचार के लिए 2-3 कोटेशंस को आप लेकर जाइए, वहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा तो आप यूज़ कर लीजिएगा। एक एग्ज़ाम के दिन का बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दिन चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है और इसमें स्ट्रेस आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप अगर स्ट्रेस से एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, चाहे आपसे कितना भी आता हो, और वो चीज़ आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस से आप बचें। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये की आती है कि जैसे आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं होता है तो आप अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये गलती कतई नहीं करें। एक मेरा फ्रेंड था और उसने यही गलती करी थी, तो एग्ज़ाम के दौरान मतलब जो उससे बनते हुए क्वेश्चन थे उनमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। तो आप नींद पर्याप्त लें, चूँकि आप जो एग्ज़ाम के पहले पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं आने वाली हैं। एग्ज़ाम के पहले जो आपने वर्क किया है वो चीज़ें याद रहती है। तो नीड्स के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करें। एग्ज़ाम में आपको हर चीज़ और बिल्कुल फ्लो में याद आएगी अगर आपने मेहनत करी है तो। एक बार तेज़ी से सिलेबस को रिवाइज़ कर लें, और जैसे आप कोई टॉपिक खोल रहे हैं तो उसमें टॉपिक में उलझे रहने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को बहुत तेज़ी से आप एक बार रिवाइज़ कर लें, मतलब अपने आँख से गुजार दें। उससे होता कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है जो आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखते टाइम वो मदद करता है। क्वेश्चन उससे आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि पेपर थर्ड को मैंने बता दिया कि पेपर थर्ड में पेपर कैसा भी आए अपने को पैनिक नहीं होना है। 2020 में भी पेपर थोड़ा सा कुछ कठिन टाइप का आ गया था, या कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बोलते हैं पैटर्न, उस पर नहीं आया था। तो इस पर आप ये पैनिक नहीं होइए। किसी का भी पेपर थर्ड में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बनने से सिलेक्शन नहीं रुका है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो पेपर थर्ड के मतलब 3 मार्कर में 9 3 मार्कर मुझसे खुद नहीं बने थे। शुरुआत के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगातार 6 3 मार्कर मुझसे नहीं आए थे। जो क्वेश्चन कठिन थे, बीएससी बीआर थ्योरी मुझसे भी नहीं बनी थी, और लगभग लूमिंग 55 नंबर को मैंने पेपर थर्ड में छोड़ आया था। लेकिन सिलेक्शन उससे इफेक्ट नहीं होता। सिलेक्शन आपसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सही तरीके से अगर आप प्रेजेंट कर पाते हैं, सिलेक्शन उस पर डिपेंड करता है। और पेपर थर्ड में कुछ अतिरिक्त चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9th 10th के एनसीईआरटी से जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे टू द पॉइंट सिलेबस से, उससे पूरी कवरेज हो जाती है। और फोकस करें कि मैथ्स के बाद जो कंप्यूटर यूनिट होती है और जो बायोलॉजी की यूनिट है, इनको जो क्वेश्चन हो वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। आयुष भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इंपॉर्टेंस आप फिजिक्स को देते हैं। जियोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस आपकी टेक्नोलॉजी है। तो हर यूनिट को बराबर वेटेज दें और उनका सम्मान करें आप लोग, तो ये सही रहेगा। पैनिक बिल्कुल नहीं हो। पेपर अगर वहाँ कुछ कठिन भी आता है तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लास्ट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण डाउट रहता है कि राइटिंग ज़्यादा मैटर करती है कि प्रेजेंटेशन कैसा। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपका पेपर कंप्लीट हो, और पेपर कंप्लीशन सबसे ज़्यादा मस्ट है, वो किसी भी हालत पर हो। प्रेजेंटेशन वगैरह सब बहुत बात की चीज़ें हैं। अगर पेपर कंप्लीट नहीं है तो आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो पेपर कंप्लीट करें।
इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन पर अपने सुधार ला सकते हैं। प्रेजेंटेशन पर सुधार, फिर इसके बाद सबसे लिस्ट में ये की जाती है राइटिंग, तो राइटिंग पर ध्यान रखें। एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे आप कोई मतलब कीवर्ड किसी आंसर का मूल पॉइंट लिखते हैं तो उसके कीवर्ड्स को आप ब्रैकेट पे पैक करें। और जैसे मैप बनाते हैं, जैसे साइड में आपने मैप बनाया तो मैप को ऐसे ब्रैकेट में पैक कर दीजिए कि ये मैंने एमपी का मैप बना दिया है, इसको ब्रैकेट में यहाँ डैश डैश करके, इससे मतलब एक मतलब प्रेजेंटेशन मतलब शानदार दिखता है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। और जो आंसर लिखते हैं वहाँ पर अंडरलाइनिंग, 2020 के एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत बड़ी है चीज़, मतलब समस्या आई है। चूँकि आप 5 मार्कर जब लिखें तो वो कॉपी पढ़ी जाती है। 19 वाले में 19 तक के पैटर्न में क्या होता था कि थोड़ा सा स्कोप रहता था आदमियों को ज़्यादा वास्ट लिखने का, लेकिन 20 वाले पैटर्न में चूँकि 9 लाइन के स्पेस है उस पर आपको पूरा देना है, तो आप कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं परीक्षक को उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर दें और हर क्वेश्चन में मतलब अंडरलाइनिंग पर ज़रूर ध्यान दें। और बस मेरी तरफ से इतना ही रहा और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग अपने लक्ष्य में चयनित हों और अपना कार्य करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से।